नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 27th होगी। पिछले 26 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी कवर करते हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो सिंपली वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के किस हिस्से में अच्छी तरह से विकसित रबड़ बागान हैं? हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिएगा। तो दोस्तों, रबड़ प्लांटेशंस हमें देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मलेशिया। ठीक है, पूरी दुनिया का 40% रबड़ उत्पादन यहाँ पे होता है मलेशिया में। कोलालमपुर इसकी राजधानी है। तो 1877 से यहाँ पे शुरुआत हुई थी रबड़ की प्लांटेशंस की। तो आज पूरी दुनिया में ये फैल चुका है इसका उत्पादन। ठीक है, उसके बाद आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है, मलेशिया के प्रेसिडेंट और पीएम का नाम क्या क्या है? जो भी जानकारी आपको हो मलेशिया के बारे में कमेंट करिएगा। यहाँ की करेंसी एंड सो ऑन। आपकी कमेंट को देख के मज़ा आना चाहिए। जो भी व्यूअर्स हैं या फिर मैं पढ़ूँगा तो प्लैटिनम, हीरा, लौह, चांदी, सोना, तांबा, मैंगनीज, सीसा, जस्ता डैश चट्टान में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करूं तो ये जो चट्टानें हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक खनिज तत्व आपको मिल जाता है जो इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शंस के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स और हिंदी में अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं आपको कि इग्नेस रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित बाजार रूपों में से कौन सा फर्म कीमती या फिर इससे संबंधित मुद्दों पर नियंत्रण का उपयोग नहीं करता है? तो कीमत क्या होती है? कोई भी मांग जब उठती है तो वस्तु का जो मूल्य है, कि अगर कोई विक्रेता है वो जो खरीदने वाला है उसको किस हिसाब से उस वस्तु को देगा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो। परफेक्ट कंपटीशन या फिर योग्य प्रतिद्वंदी जो है, इसमें क्या होता है, सपोज करिए मोबाइल आप खरीद रहे हैं आज के समय में, तो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं जैसे ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, रेडमी हो गई, बहुत सारी हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन बन चुका है। अगर एक 6000 में दे रहा है तो दूसरा भी 6000 में देगा, तीसरा भी 6000 में देगा। बल्कि एक जो है 100 या 200 और कम कर देता है, तो दूसरों को भी 100 या 200 कम करना पड़ता है। तो इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, मार्केट का, कि इतना हमें प्राइस बढ़ाना है, इतना कम करना है। ऑटोमेटिकली कंपटीशन के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो इसको परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। इसमें एक्सरसाइज जो है प्राइस को कंट्रोल करने की ये नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। और हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, HPGK, इंग्लिश, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लॉजिक, ये कहाँ से पढ़ें। तो आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, हमारी टीम ने पेड क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है TGT एग्ज़ाम के लिए। तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा। फीस अभी तक कम है, जल्द ही बढ़ जाएगी जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस काफ़ी हो चुकी हैं। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवा लेना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैसेज कर देना, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी रिट अदालतों को निगम या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है? 5 रिट्स होती हैं, कौन कौन सी आगे हम देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे जारी करता है। और ये जारी क्यों होती हैं? ताकि दोस्तों न्याय हो सके, ठीक है। तो अदालतें एक रिट जारी करती हैं जिससे सार्वजनिक कर्तव्य जो हैं, चाहे आप किसी तहसील में चले जाओ, किसी महकमे में चले जाओ, तो आम आदमी का जो अधिकार है उसके लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये रिट्स वगैरह जारी की जा सकती है। तो कौन सी रिट है ये? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये है मैंडामस, ठीक है। तो इसमें आपको साफ तौर पे पता चल रहा है कोई निगम हो या फिर सार्वजनिक कर्तव्य हो, इसको पूरा करने के लिए निर्देशन दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को टाल नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते किसी काम के लिए। तो मैंडामस ये इस्तेमाल की जाती है। बाकी हैबियस कॉर्पस है, क्वो वारंटो है, प्रोहिबिशन है, सरसरी है, ये सारी आपको रेट्स अच्छे से पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं आई थिंक 226 के तहत करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर, आज के समय में आप देखते हो हर एक मोबाइल में, हर एक कंप्यूटर में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु भी कह सकते हो, अधातु भी कह सकते हो, या फिर सेमी कंडक्टर। तो ये है दोस्तों सिलिकॉन, ठीक है। ये दोस्तों पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाई जाती है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है अयस्क या फिर और से संबंधित है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि और क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, इनसे धातुएं निकाली जाती हैं। मोनाजाइट एक और है, अयस्क है, तो इससे क्या चीज़ निकाली जाती है? बिल्कुल चर्चा करेंगे अच्छे से। आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है। मोनाजाइट जो है दोस्तों, इससे थोरियम निकाला जाता है। थोरियम वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में एंड सो ऑन। तो यहाँ से दोस्तों थोरियम यानी कि मोनाजाइट जो है, इससे थोरियम, लैंथेनम, सीरियम, ये तीनों धातुएं निकाली जाती हैं। और 3 प्रमुख देश हैं, आपको नाम याद रखने हैं, जहाँ से मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। इंडिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका। जो अफ्रीका है सबसे नीचे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, और उसी के पास दोस्तों जो ये अफ्रीका है, मेडागास्कर इस तरीके से है, और इंडिया जो है साउथ इंडिया, यहाँ पे मोनाजाइट काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, मैप्स वगैरह जरूर आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आपके घरों में या फिर आस पड़ोस में आपने देखा होगा छत के ऊपर इसका काम करवाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसी को चोट लग जाए हड्डियों में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। तो दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र करोड़ों बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। और बिल्कुल सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट और आधी बूंद पानी की, यानी कि CaSO4 हाफ H2O। इसे हम जिप्सम भी कहते हैं जब इसमें पानी वगैरह मिल जाता है आगे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए। और भारी जल, हैवी वाटर, दोस्तों इसे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है हैवी वाटर को। तो इसका रासायनिक सूत्र भी करोड़ों बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। तो इसको याद रखो, बी इज़ राइट आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 3 या 4 टर्म्स आपको और बताऊंगा, उन्हें भी याद रखिएगा। रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? मक्खी या फिर मधुमक्खी पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलते हैं।
रेशम के कीड़ों का पालन जब करता है कोई, तो उस कल्चर को क्या बोला जाता है दोस्तों? उस कल्चर को बोला जाता है सेरी कल्चर। सी इज राइट आंसर। और बाकी भी याद रखिएगा, ये मधुमक्खियाँ या फिर मक्खियाँ एपिकल्चर इसे बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर आपको पता ही होगा, इसमें पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, फलों के हों या फिर फूलों के। सेरीकल्चर ऊपर हमने बता दिया कि रेशम के कीड़ों का पालन इसमें होता है। उसके बाद दोस्तों फ्लोरिकल्चर, तो जो भी फूल वगैरह होते हैं जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अध्ययन को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। तो आशा करता हूँ आपने इन सभी को नोट डाउन कर लिया होगा कहीं पे। हालांकि पेड क्रैश कोर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको ये सारा स्टडी मटेरियल वगैरह जो है ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। 1000+ क्वेश्चंस की ये सीरीज़ कम्प्लीटली, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज से डैश निकलता है। अब दोस्तों मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है, तो जब हम एनालिटिक्स में जाते हैं इस चैनल के और TGT क्लासेस के बारे में देखते हैं तो 70% इन वीडियोस को देखती हैं महिलाएं या फिर लड़कियां। और हर एक लड़की या फिर महिला खाना तो पकाती ही है, ये तो लाजमी बात है। तो हर एक महिला या फिर लड़की को प्याज आंखों में लगता ही होगा। तो कभी आपने क्या सोचा, खुद से क्वेश्चन किया कि इसमें होता क्या है ऐसा जिससे हमारे आंसू निकल आते हैं आंखों से? तो दोस्तों आज आपको पता चलने वाला है। हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं प्याज को छीलते समय, तो उसका कारण है सल्फेनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मत सोचिएगा, यह है सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल। तो आपको ये याद रखना है, इन फ्यूचर भी इसको भूलिएगा मत, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कौन कर सकता है राज्यसभा को भंग? दोस्तों भारत के संविधान में ऐसा बताया ही नहीं गया है कि राज्यसभा भंग भी हो सकती है। तो इंडिया में किसी के पास इतना दम है ही नहीं, किसी में इतना दम है ही नहीं कि राज्यसभा को डिसॉल्व कर सके। तो नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों राज्यसभा की बात करूं, 250 सीटें हैं टोटल। इसमें 12 सदस्य जो हैं ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड सो ऑन। बाकी आप देख लेना, 238 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से उठाए जाते हैं, ठीक है। और ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? MLAs होते हैं। तो हर राज्य के MLAs जो हैं वो बन सकते हैं। हिमाचल से 3 हैं, 3 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 सालों का होता है और हर 2 सालों बाद कुछ प्रतिशत रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कितने तिहाई लोग रिटायर होते हैं, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि 2 सालों बाद कितने सदस्य रिटायर होते हैं राज्यसभा से। उसके बाद 1971 की बात है दोस्तों, ये जनगणना जो है इसी के हिसाब से आज तक लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, किस वर्ष तक बराबर रहेगा? बड़ी लंबी कहानी है, आंसर देखिए पहले तो आप। 2026 तक कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 552। तो ये रहेंगे ही रहेंगी, इससे कम नहीं हो सकती। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी चल रही थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ था कि 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का आवंटन होगा, क्योंकि 1971 से पहले हर एक राज्य में लगभग बराबर जनसंख्या थी। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या वेस्ट बंगाल, क्या महाराष्ट्र। लेकिन 1971 के बाद यूपी, बिहार, इन राज्यों में इतना जनसंख्या वृद्धि हुई कि दोस्तों मानो कोई बॉम्ब ही फट गया हो। तो यहाँ पे सरकार को इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ा और 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटें आवंटित करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों इतनी जनसंख्या हो गई, जिस राज्यों के पास जनसंख्या है उसके ज़्यादा MP बनेंगे, जिसके ज़्यादा MP होंगे उस राज्य की उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो सरकार को ये फैसला लेना पड़ा था 1976 में।
अब उसके बाद 2001 में इसके ऊपर फैसला होना था। इस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इन्होंने भी देखा कि काफ़ी यहाँ पे डामाडोल है काम, तो इन्होंने भी टाल दिया 2026 तक। तो अभी तो काफ़ी समय है दोस्तों, लगभग 5-6 साल हैं। तो देखते हैं 5-6 सालों बाद क्या होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है 2026 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटें होंगी। जैसे यूपी में 80 होंगी, हिमाचल में 4 हैं, तो ये सारी 2026 तक सेम रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, और याद रखिए इसको निर्णायक मत या फिर कास्टिंग वोट कहा जाता है। इसको भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 50 वोट एक पार्टी को मिल रहे हैं, 50 दूसरी को। तो यहाँ पे कोई फैसला नहीं आया। अब लोकसभा का जो स्पीकर होगा, सपोज करिए ओम बिरला इस समय है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जिस पार्टी को ये वोट करेंगे वो जीत जाएगी। तो ठीक है, इसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। सो हे इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि नगर निगम, नगर पंचायत में वोट कौन सी निकाय करवाती है? तो ऑप्शंस होते हैं राष्ट्रीय मतदान कमीशन आयोग, राज्य चुनाव आयोग एंड सो ऑन। तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ता है राज्य चुनाव आयोग। इसका काम होता है पंचायतों में और नगर निगमों में वोटिंग करवाना। तो क्वेश्चन ये है कि राज्य चुनाव आयोग जो है नगर निगम चुनावों को डैश अनुच्छेद के तहत आयोजित, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। तो ये सब कुछ किस अनुच्छेद के तहत होता है? और 243 ये आपको पता ही होगा, पंचायतों से नगर निगमों से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस अनुच्छेद को बड़े ध्यान से देखना है, अनुच्छेद 243 के, इसके तहत ये सब कुछ होता है नगर निगमों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश डैश अवधि के लिए प्रभावी होगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ जब भी आप कोरिलेट करते हो कोई चीज़ें तो बड़ी आसानी से आती हैं। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे अगर कोई भी कानून पारित करवाना हो, संशोधन करना हो राज्य विधानसभा में, तो ये बड़ी आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों है क्या, अगर कोई भी कानून आपको विधानसभा में पारित करवाना है तो उसके बाद विधान परिषद भी है वहाँ पे, यानी कि अपर हाउस भी है यहाँ पे और लोअर हाउस भी है। तो यहाँ पे विधानसभा में तो ये बड़ी आसानी से पास करवा लेते हैं किसी भी संशोधन को, बिल को, लेकिन अपर हाउस यानी कि विधान परिषद में मुश्किल आती है। तो इन्होंने अपने गवर्नर से ये अपील की कि आप ऐसा अध्यादेश जारी करो, ऑर्डिनेंस जारी करो कि ये जो विधान परिषद है ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अध्यादेश जो है कितनी अवधि तक ये प्रभावी रहता है? कोई भी गवर्नर या फिर राज्यपाल अगर किसी अध्यादेश को जारी करता है, ऑर्डिनेंस को जारी करता है, तो इसका इफ़ेक्टिव पीरियड क्या होता है? कम से कम दोस्तों 6 सप्ताह। ठीक है, लगभग 1.5 महीना। तो इसको भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी है ये भारत सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का। तो आपको बताइए कि इंडिया जो है यहाँ पे केंद्र सरकार है और उससे नीचे राज्य सरकारें हैं। तो हर एक राज्य सरकार में भी कोई ना कोई उच्चतम कानून अधिकारी होगा ही होगा। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एडवोकेट जनरल। पटवारी का केस रिसेंटली चल रहा था सरकार के ऊपर, तो उसको कौन लड़ रहा था? एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा, जिसे हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है। तो इस तरीके से कोरिलेट करिए, डी इज राइट आंसर। और अनुच्छेद 165 के तहत ये सब कुछ होता है। ठीक है, कमेंट करके जरा बताओ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन देखने को मिलता है? इसका आंसर आपने बता दिया, दैट मीन्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो।
दोस्तों एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 17 लक्ष्य या फिर ये गोल्स रखे गए हैं, जिसमें है कि गरीबी का उन्मूलन करना है सभी राष्ट्रों से, महिलाओं के खिलाफ या जो रंग भेद है या फिर जाति भेद है उसे रिमूव करना है, हर एक घर में बिजली पहुंचानी है, शिक्षा हर एक देश में हर एक नागरिक तक पहुंचानी है। तो 17 हैं ऐसे ये। तो किस वर्ष अपनाए गए थे ये? तो ये अपनाए गए थे दोस्तों 2015 में, ठीक है। और उद्देश्य रखा गया है 2030 तक हमें सब कुछ ये अचीव करना है, तो इसको भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोविड-19 के चलते ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन बनता है, करोड़ों बार बन चुका है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, NSG। सबसे पहले तो कमेंट करके जरा बताना NSG की फुल फॉर्म क्या है। NSG गाइडलाइंस जो हैं 1978 में किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? तो आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्योंकि एटॉमिक पावर से ही ये रिलेटेड है NSG। तो इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेयरमैन कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मज़ा आए कमेंट्स पढ़ के। G20 समिट 2020 कहाँ पे होगी? सऊदी अरेबिया में। तो इसका आयोजन कब हुआ था? क्योंकि भारत भी इसका मेंबर है। तो सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी दोस्तों कब? 1999 में। तो सी इज़ राइट आंसर। बाकी पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे मटेरियल के लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।